इस प्रकार 8 जुलाई 1497 को अभियान शुरू हुआ। काबो वर्दे के लिए लिप्सन शिपिंग लाइन सामान्य थी और हिंद महासागर का वर्णन अल्वारो बेल्वो ने इस प्रकार किया। मालिंदी तटीय मार्ग और इस बंदरगाह से कालीकट तक सीधा मार्ग इस अभियान के लिए दौरान अक्षांशों और निर्धारण तौर पर अवलोकन द्वारा किया गया था, जैसा कि जोआओ डी बैरोस ने कहा था। जहाज़ों के डेलीबोर्ड डायरियोसस डी वार्डो की रिपोर्ट में कई अनोखे अनुभवों का उल्लेख किया गया है। सामुद्रिक वनस्पति और जीव जंतु भी पाए गए। सेंट हेलेना की खाड़ी के पास उन जातियों के संपर्क किया गया जो समुद्री शेर, व्हेल, चिकारे का मांस और जड़ी बूटियों की जड़ें खाते थे। वे फर से ढके हुए चलते थे और उनके हथियार जंबुओं के लिए साधारण लकड़ी के भाले और जानवरों के लिए सींग के थे। इन्होंने ऐसी जनजातियाँ देखीं जो समन्वित तरीके से देहाती बांसुरी बजाती थी, जो यूरोपीय लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य था। इसकर भी विटामिन सी की कमी ने दल को प्रभावित किया। वे नारियल पैदा करने वाले ताड़ के पेड़ों के साथ मोजाम्बिक में पहुंचे। इस प्रकार पैमाने की यात्रा के प्रतिकूलताओं के बावजूद चालक दल ने इस उपलब्धि को हासिल करने और अपने सामने आए लोगों के साथ घुलने मिलने की अपनी जिज्ञासा और साहस बरकरार रखा। गति बढ़ाने के लिए उन्होंने पायलटों की तलाश में जहाज़ों पर छापा मारा। कैप्टन जनरल कैदियों के साथ व्यापार कर सकता था या उन्हें काम पर रख सकता था, यह ज्ञात है। पुर्तगाली मानवतावादी दार्शनिक डेमियो डी गोइस के लिए धन्यवाद की यात्रा के दौरान 5 पेड्रो स्थापित किए गए थे। साओ राफेल, बोन्स और सिनोस नदी में साहो जॉर्ज, जोमाम्बिक, मालिंदी में पवित्र आत्मा, साता मारिया, इल-हिस्सस में और साओ ग्रेबियल कालीकट में। इन स्मारकों का उद्देश्य इन स्थानों पर पुर्तगाली संप्रभुता की पुष्टि करना था, ताकि बाद में आने वाले अन्य खोजकर्ताओं खोज के रूप में भी भूमि को अपने लिए न ले लें। इसमें से एकमात्र जो आज तक जीवित है वह मालिंदी में वास्को डी गामा स्तंभ है। कालीकट में आगमन संपादन करें। 17 मई 1498 में 98 को बेड़ा वर्तमान भारतीय राज्य केरल में कालीकट के पास कप्पा कादाभु पहुंचा और इस प्रकार हिंद महासागर के माध्यम से मार्ग स्थापित किया और यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग खोलने का प्रबंध किया। स्थानीय गवर्नर कालीकट के जमोरिन समुतिरी मनविक्रमण राजा के साथ बातचीत कठिन थी। अनुकूल व्यावसायिक शर्तें प्राप्त करने के वास्को डी गामा के प्रयासों में विभिन्न संस्कृतियों और उनके उपहारों के कम मूल्य के कारण बाधा उत्पन्न हुई। पश्चिम में राजाओं द्वारा विदेशी दूतों को उपहार देने की प्रथा थी। पूर्व में राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे समृद्ध भेंट से प्रभावित हों। पुर्तगालियों द्वारा प्रस्तुत सामान जमोरिन को प्रभावित करने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ। जमोरिन के प्रतिनिधियों ने उसके प्रस्ताव का मजाक उड़ाया, जबकि वहां स्थापित अरब व्यापारियों ने अवांछित प्रतिस्पर्धा की संभावना का विरोध किया। वास्को डी गामा
की दृढ़ता ने उन्हें और जमोरिन के बीच बातचीत शुरू करने के लिए मजबूर किया, जो राजा मैनुअल प्रथम के पत्रों से प्रसन्न थे। अंत में वास्को डी गामा व्यापार के लिए रियायत अधिकारों का एक अस्पष्ट पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहे। पुर्तगाली अंततः अपने राज्य में ले जाने के लिए थोड़ी मात्रा में मसाले और गहने प्राप्त करने के लिए अपना माल कम कीमत पर बेचने में सक्षम हुए। हालांकि जमोरिन द्वारा इस बात पर जोर देने के बाद कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति संपार्श्विक के रूप में छोड़ दी है, बेड़ा अंततः बिना किसी चेतावनी के चला गया। वास्को डी गामा ने अपना सामान रख लिया, लेकिन कुछ पुर्तगालियों को व्यापारिक चौकी शुरू करने का आदेश के साथ छोड़ दिया। वास्को डी गामा ने डॉम मैनुअल को भारत का पहला फल भेंट किया। 12 जुलाई 1499 को इस अभियान की शुरुआत के 2 साल से अधिक समय के बाद कार्मेल बोरियो ने निकोलो कोएल्हो की कमान में टैगस नदी में प्रवेश किया और इस खबर के साथ लिम्बसन रोमांचित हो गया। पुर्तगाली अंततः समुद्र के रास्ते भारत पहुंच गए थे। वास्को डी गामा टेरसीरा द्वीप पर पिछड़ गया था। उसने अपने भाई के साथ रहना पसंद किया, जो गंभीर रूप से बीमार था, और इस प्रकार समाचार द्वारा उत्साह और बधाई को रोक दिया। शामिल जहाज़ों में से केवल साओ राफेल सेंट राफेल वापस नहीं आया। पैंतरेबाजी करने में असमर्थता के कारण इसे जला दिया गया था। चालक दल की संख्या में कमी के परिणामस्वरूप बीमारियों के कारण चालक दल के लगभग आधे लोग मारे गए थे, जैसे कि स्कर्वी, जो हिंद महासागर को पार करते समय तीव्र रूप से महसूस किया गया था। आर्मडा का हिस्सा रहे 148 लोगों में से केवल 55 ही यात्री बच पाए थे। वास्को डी गामा 31 अगस्त को घर लौटे और राजा मैनुअल प्रथम ने संतुष्टि के साथ उनका स्वागत किया। उसने उसे डॉन की उपाधि और बड़े बड़े पुरस्कार दिए। मैनुअल प्रथम ने गर्व के प्रदर्शन के साथ साथ यह चेतावनी देने के लिए भी कि पुर्तगाली क्राउन द्वारा दोनों मार्गों की खोज की जाए। स्पेन के राजाओं को खबर देने में जल्दबाजी की। इतालवी व्यापारियों ने फ्लोरेंस में खुशखबरी फैलाई। पुर्तगालियों द्वारा ईस्ट इंडीज़ के लिए समुद्री मार्ग खोलने के साथ यूरोप में मसाला व्यापार पर वेनिस के एकाधिकार का पतन अपरिहार्य था और परिणामस्वरूप मसालों की कीमतों में गिरावट के महाद्वीप के वाणिज्यिक विकास में योगदान दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी पॉइंट। इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी भारत में विदेशी व्यापारी लोग व्यापार के को करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी जो आंतरिक रणनीति थी वो क्या थी और किस तरीके से भारत में विदेशी लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे पुर्तगालियों व स्पेन वासियों ने भारत में जो सबसे पहले आने का जो तरीका था, वो किस तरीके से उन्होंने भारत की खोज की और किस तरीके से भारत में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी से। तो पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों के अभियानों को बल मिला। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियाज ने
1487 ईस्वी में उत्तर मासा आंतरीप की खोज की, जिसे उसने तूफानी आंतरीप कहा। 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाली के ने उत्तमासा आंतरिक केप ऑफ गुड होप की होते हुए समुद्री मार्ग से 14 मार्च 1498 को भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। भारत में समुद्री मार्ग की खोज 14 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत आगमन पर दुनिया के इस हिस्से में समुद्री के रास्ते पहली यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए ध्वज को धारण करते हुए पुर्तगाल के हथियार और क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्राइट हेनरी द्वारा शुरू किए गए विस्तार आंदोलन के प्रयोजन नेविगेटर देखा जाता है। अरिस्टो कैसानोवा द्वारा पेंटिंग भारत के लिए समुद्री मार्ग की पुर्तगालियों की खोज केप ऑफ गुड होप के माध्यम से यूरोप से सीधे भारतीय उपमहाद्वीप तक की पहली दर्ज की गई यात्रा थी। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की कमान के तहत यह 1495 से 1499 में राजा मैनुअल प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। खोज के युग की सबसे उल्लेखनीय यात्राओं में से एक मानी जाने वाली इसने फोर्ट कोचीन और हिंद महासागर के अन्य हिस्सों में पुर्तगाली समुद्री व्यापार, गोवा और बॉम्बे पुर्तगालियों की सैन्य उपस्थिति और बस्तियों की शुरुआत की। यात्रा की तैयारी। भारत के लिए केप मार्ग पर काम करने की योजना पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय द्वारा एशिया के साथ व्यापार में लागत बचत के उपाय के रूप में और मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के प्रयास के रूप में तैयार की गई थी। बढ़ती प्रभावशाली पुर्तगाली समुद्री उपस्थिति के अलावा जॉन द्वितीय ने व्यापार मार्गों और पुर्तगाली राज्य के विस्तार की इच्छा जताई, जो पहले ही एक साम्राज्य में तब्दील हो चुका था। हालांकि उसके शासनकाल के दौरान इस परियोजना को साकार नहीं किया जा सका। यह उसके उत्तराधिकारी राजा मैनुअल प्रथम के थे, जिन्होंने मूल योजना को बनाए रखते हुए इस अभियान के लिए वास्को डी गामा को नामित किया था। हालांकि इस विकास को उच्च वर्गों द्वारा अच्छी तरह से नहीं देखा गया। 1495 में कोर्टेस डी मोंटेमोर-ओ-नोवो में उस यात्रा पर विपरीत दृश्य दिखाई दे रहा था, जिसे जॉन द्वितीय ने इतनी मेहनत से तैयार किया था। यह दृष्टिकोण गिनी और उत्तरी अफ्रीका के साथ व्यापार से संतुष्ट था। किसी विदेशी क्षेत्र पर रखरखाव और उत्पन्न चुनौतियों और समुद्री मार्गों के शुभारंभ और रखरखाव में शामिल लागत से डरता था। यह स्थिति द ओल्ड मैन ऑफ रेस्टेलो के चरित्र में सन्निहित है, जो पुर्तगाली महाकाव्य कवि लुइस वाज डी कैमोस के ओस लुसिडास में दिखाई देता है, जिन्होंने आर्मडा के बोर्डिंग का विरोध किया था। ओस लुसिडास को अक्सर पुर्तगाली साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह कार्य पुर्तगाल खोजकर्ता वास्को डी गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का जश्न मनाता है। हालांकि इस विकास को उच्च वर्गों द्वारा अच्छी तरह से नहीं देखा गया। 1495 में कार्टेज डी मोंटेनो में उस यात्रा पर एक विपरीत दृश्य, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मैंने वह राय साझा नहीं की। अपने पूर्ववर्ती की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वह जहाज़ों से सुसज्जित करने के लिए आगे बढ़े और इस अभियान के नेता और आर्मडा के कप्तान के रूप में वास्को डी गामा को चुना। मूल योजना के अनुसार जॉन द्वितीय ने अपने पिता स्टीफन
दा गामा को आर्मडा का प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन योजना लागू होने तक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। पुर्तगाली मसालों के पीछे थे, लेकिन वे बहुत महंगे थे क्योंकि उनका व्यापार करना असुविधाजनक था। उदाहरण के लिए यूरोप से भारत तक ज़मीन के रास्ते यात्रा करना खतरनाक और समय लेने वाला था। परिणामस्वरूप पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने अफ्रीका के तट का पता लगाने के लिए जहाज़ों के लिए एक योजना की स्थापना की। यह देखने के लिए कि भारत केप के आसपास है, हिंद महासागर के मध्य से नौगम्य था। राजा जोआओ द्वितीय ने 10 अक्टूबर 1486 में कार्टोलोम डायस को भारत के लिए एक व्यापार मार्ग खोजने की आशा में अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को चारों ओर नौकायन करने के लिए एक अभियान के नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। साओ ग्रोबियल और उसके सहयोगी जहाज साओ राफेल के निर्माण में मदद की, जिसका उपयोग वास्को डी गामा द्वारा केप ऑफ गुड होप को पार करने में और भारत तक जारी रखने के लिए किया गया था। नाविकों में से एक वार्टुल लूमो डायस 1488 में केप ऑफ गुड होप और अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु से गुजरने उन्होंने अफ्रीका के चारों ओर घूमकर भारत की यात्रा करना संभव घोषित किया। पुर्तगाल तब मसालों को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के जहाज़ों का उपयोग करके अत्यधिक लाभ कमाने में सक्षम थे। यह वैश्विक अभियान 8 जुलाई 1497 ईस्वी को शुरू किया गया। यह 2 साल बाद टेगस नदी में जहाज़ों में प्रवेश के साथ समाप्त हुआ, जो अपने साथ अच्छी खबर लेकर आया, जिसने पुर्तगाल को एक प्रतिष्ठित समुद्री स्थिति प्रदान की। जो कुछ मैप भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। प्रोस्टे जोआओ प्रेटस जॉन, जो कि ये यहाँ पे तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे इसकी ये तस्वीर, यहाँ पे इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। और इनके द्वारा एक ये मानचित्र बनाया गया था, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रोटोजोआओ प्रेटर जॉन के अनुमानित साम्राज्य का नक्शा इथोपिया के क्षेत्र में दिखाया गया था, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मसालों को हमेशा इंडीज का सोना माना जाता था। दालचीनी, अदरक, लौंग, काली मिर्च और हल्दी लंबे समय से ऐसे उत्पाद थे जिन्हें यूरोप में प्राप्त करना मुश्किल था और पूर्व में आने वाले कारवा और अनुभवी व्यापारियों द्वारा लाया जाता था। लिस्बन के एक व्यापारी ने स्थलीय मसाला मार्ग का वर्णन इस प्रकार किया है कि केवल वेसिन और जेनोआ के बाज़ारों में ही इन मसालों को पूरे यूरोप में फैलाया लागत में बढ़िया और आगमन की गारंटी के बिना 1453 में ऑटोमन्स द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा करने के साथ वेनिस और जेनोआ का व्यापार काफ़ी हद तक कम हो गया। समुद्री मार्ग स्थापित करने का पुर्तगालियों का काल वस्तुतः हमले से मुक्त था, हालांकि समुद्र में खतरे से भरा हुआ फायदेमंद साबित हुआ और भविष्य में क्राउन के लिए एक बड़ी आय की रूपरेखा तैयार की। पुर्तगाल ने मसाला उत्पादन क्षेत्रों में सीधे यूरोप के अपने बाजारों को जोड़ दिया। वर्ष 1481 में के आसपास एबेरो के जोआओ अफोसो ने बेनिन राज्य की खोज करने का प्रयास किया और लगभग एक प्रसिद्ध राजकुमार ओगने
के बारे में जानकारी एकत्रित की, जिसका राज्य बेनिन के पूर्व में स्थित था। ऐसा माना जाता है कि वह ईसाई था और उसे अत्यधिक सम्मान और शक्ति प्राप्त थी। ऐसा कहा जाता है कि बेनिन साम्राज्य, जहाँ ओगने का मुख्यालय था, 20 चंद्रमा की दूरी पर था, जो जोआओ डी बैरोस के खाते के अनुसार 250 लीग में मेल खाता है। रेशम और मसालों के महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग 1453, जो कि यहाँ पे इस मात्रा को देख पा रहे होंगे। रेशम और मसालों के महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल और बीजान्टिन साम्राज्य के पतन के साथ ऑटोमन साम्राज्य द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए, जिससे अफ्रीका को पार करते हुए अटलांटिक के पार एक समुद्री मार्ग की खोज की गई। इस समाचार से उत्साहित होकर जॉन द्वितीय ने 1487 में फ्रेई एंटोनियो डी लिस्बोआ और पेड्रो डी मोंटारियो को पूर्व में नई जानकारी का पता लगाने के लिए भेजा, जिससे प्रेटर नॉन मिल सके, जो कि आखिरकार राजकुमार ऑगनेने के बारे में आय वितरण के अनुसार था। लेकिन भेजे गए लोगों का मिशन केवल यरूशलेम तक था, क्योंकि ये दोनों पुर्तगाली अरबी भाषा से अनभिज्ञ थे और इसलिए जारी रखने से डरते थे और इसके बजाय पुर्तगाल लौट आए। बहुत सावधानी से और गुप्त रूप से 2 विश्वास पात्र युवकों को तैयार किया गया। वे कास्टेलो ब्रैंको के अपोसी डी पाडवा और पैरो द कोलबिया थे। इन्होंने अपनी यात्रा शुरू और लावेसिया, बार्सिलोना, पेनल्ड, रोडस, अलेक्जेंड्रिया, काहिरा और अदहन से होकर गुजरे। यहाँ उनसे रास्ते अलग हो गए। अफोसो डी पाइवा इथियोपिया की ओर चले गए और पैरो द कोबिलाहा भारत की ओर। कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा, लेकिन नॉन द्वितीय के लिए आवश्यक जानकारी राज्य में वापस लाई गई और इसके साथ ही आगे होने वाले संभावित महाकाव्य समुद्री साहसिक कार्य को पूरा करने में सहायता मिली। यात्रा योजना ने मार्ग की सुरक्षा की भविष्यवाणी की और इसके लिए रास्ते में व्यापारिक चौकियां स्थापित करना और किले बनाना आवश्यक था। यह व्यापारिक मिशन आर्मडा के कप्तान पर निर्भर था, जिसे समुद्र में बहादुरी दिखाने के लिए कई उपहार और उपकरण प्रदान किए गए थे और अज्ञात राजाओं के साथ संबंध बनाने के लिए राजनयिक साख और दृढ़ता प्रदान की गई थी, जो अंततः रास्ते में पाए गए थे। लेकिन यह परियोजना, जो पहले से ही अदालत के कड़े विरोध का सामना कर रही थी, किंग जॉन द्वितीय के शासनकाल में शुरू नहीं की गई थी। यह केवल उनके उत्तराधिकारों मैनुअल प्रथम के समय में हुआ, जो संयोगवश पूर्व के साथ व्यापार पर हावी होने के लिए समुद्री मार्गों को के अच्छा यदि सर्वोत्तम नहीं साधन होने के बारे में आम राय समझा नहीं जा सकती थी। नौसेना संपादित करें। वास्को डी गामा एंटोनियो मैनुअल द फोस्का द्वारा 1833 ब्यूज मैरिटिमो नेशनल ने नाविकों में 2 दुभाषिक फर्नाओ मार्टिस और मार्टिन अफोसो डी सास सूसा और 2 भाई जोआओ फिगुएरा और पैरो द कोबिला थे। कुल मिलाकर दल में 170 पुरुष शामिल थे।
नाविकों के पास नौकायान चार्टें थीं जिन पर उस समय तक ज्ञात अफ्रीकी तट की स्थिति, चतुर्थ विभिन्न आकारों के एस्ट्रोलैब गणना वाली तालिकाएं, जैसे अब्राहम जकुटी की खगोल तालिकाएं, सुई और बॉम्ब्स अंकित थीं। जहाज़ों में से एक 3 साल के लिए पर्याप्त किनारे का सामान ले जा रहा था। बिस्किट, सैम, सूखे मांस, शराब, आटा, जैतून का तेल, अचार और फार्मेसी के अन्य सामान। अफ्रीका के तट पर निरंतर पुनः पूर्ति की भी योजना बनाई गई थी। भारत की यात्रा 3 जहाज़ों और आपूर्ति करने वाले अन्य जहाज़ द्वारा की गई थी। इन तीनों जहाज़ों में एक कैप्टन और एक पायलट थे। किराने के सामान के जहाज़ में केवल एक कप्तान था, जो जहाज़ों में एक मुंशी या लेखक भी होता था। पहले जहाज़ का एक मास्टर था। अभियान द्वारा अपनाया गया पथ काले रंग से चिह्नित। इस आंकड़े पर आप तुलना के लिए यह भी देख सकते हैं कि पेरू द कोलबिलाहा रंगीन रंग के द्वारा लिया गया रास्ता एक साथ लंबी यात्रा हरे के बाद अब्सो डी पाइबा नीला से अलग हो गया। तो यहाँ पे ये जो पूरा मार्ग दिखाया गया है, कहाँ से ये दोनों आपस में साथ साथ गए और कहाँ से ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मतलब दिखाई गई हैं मानचित्र में। इस प्रकार 8 जुलाई 1497 को अभियान शुरू हुआ और कार्बो वर्डे के लिए लिस्बन शिपिंग लाइन सामान्य थी और हिंद महासागर का वर्णन अल्वारो बेलो ने इस प्रकार किया है। मलिंदा तक तटीय मार्ग इस बंदरगाह से कालीकट तक सीधी मार्ग इस अभियान के दौरान अक्षांशों का निर्धारण कर अवलोकन द्वारा किया गया था। जैसा कि